द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन इज द वन हु फॉरगेट्स व्हेन ही इज एबल टू टेक रिवेंज। उससे बेहतरीन इंसान कौन होगा कि जो बदला ले सकता है उस वक्त भी, उस कंडीशन में भी दूसरों को माफ कर दे। टुडे आई विल डिस्कस फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, which is a major critical work of Matthew Arnold. Before we go to the explanation of this work, let's understand a few important points regarding Matthew Arnold. So Matthew Arnold को फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक कहा जाता है और क्रिटिक्स क्रिटिक कहा जाता है, यानी कि क्रिटिक्स का भी क्रिटिक, कहते नहीं है बाप का भी बाप, टीचर्स का भी टीचर, तो उस तरीके से क्रिटिक्स का भी क्रिटिक। ऐसा क्यों बोला जाता है इनको क्रिटिक्स का भी क्रिटिक है वो? क्योंकि जनरली इनका जो मेन कंसर्न रहा है वो यही रहा है कि हाउ टू एजुकेट अदर्स अबाउट क्रिटिसिज्म, हाउ टू एनालाइज अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेनली क्रिटिसिज्म पे वर्क किया है। उनका मेजर कंसर्न है क्रिटिसिज्म और लोगों को बताना कि किस तरीके से एक वर्क को एनालाइज करो। ठीक है, तो ही वॉज अ स्टर्न एंड ग्रेट क्रिटिक। ओके, बात करते हैं उनके इस वर्क के बारे में। तो इन्होंने अपने इस वर्क में कई अमेजिंग पॉइंट्स दिए हैं। पोइट्री का मीनिंग क्या है, किस तरीके से पोइट्री लिखी जानी चाहिए, एक क्रिटिक को कैसा होना चाहिए, क्रिटिसिज्म का पर्पस क्या है, सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है मैथ्यू अर्नोल्ड पर लिखने को आ जाता है। गॉट इट? उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो तो पूछी ही जाती है, लेकिन साथ साथ में ज़्यादातर जो लिखने को आता है वो आता है उनका ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मॉडर्न एरा। ठीक है, इन फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म। तो टुडे आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is asked in exam. So let's understand. So first of all, I will discuss here Matthew Arnold's views about poetry. Got it? Make a note of this point. Poetry is criticism of life, which is governed by a poetic truth and beauty. Okay, means पोइट्री कुछ नहीं बल्कि लाइफ को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एक पोइटिक ट्रूथ होना चाहिए, एक ब्यूटी होना चाहिए। ट्रूथ एंड ब्यूटी, उनका मतलब ये था कि क्योंकि मॉडर्निज्म में इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा है ये वर्क को, इनका कहने का मतलब था कि जो वर्ल्ड है वो क्रम्बल हो रहा है एक तरीके से, लोग जो है एक दूसरे के प्रति ट्रू नहीं रह गए हैं। ओके फाइन, तो इसलिए पोइट्री में एक ऐसी चीज़ होना चाहिए कि इंसान के अंदर फिर से वो ट्रूथ और ब्यूटी जागे। ओके, जिस तरीके से वो दूर होता जा रहा है रिलीजन से, ओके, अपने वैल्यूज से, मॉरल से, तो वो करीब आए उससे। तो इस तरीके से वो पोइट्री को दूसरों के सामने बताना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि लोग का जो दिल था वो दूर होता जा रहा था। एक एक दे वर जस्ट एनसर्कल्ड इन माइरली एफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड। गॉट इट? ओके, तो इसी तरीके से वो बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी बात बोली कि पोइट्री इज सुपीरियर टू फिलॉसफी, टू साइंस, टू रिलीजन। मतलब कि 3 चीज़ों से ऊपर बताया पोइट्री को। कहा कि ये फिलॉसफी से भी बढ़िया है, साइंस से भी बढ़िया है, रिलीजन से भी बढ़िया है। रिलीजन से कैसे बढ़िया है? क्योंकि जिस वक्त रिलीजन अपना अपना जो वैल्यू है वो खोने लगता है, तो ये पोइट्री है लोगों के अंदर जो फिर से लोगों को वैल्यूज देती है। गॉट इट? ओके, रिलीजन का काम क्या होता है कि वो आपको वैल्यू ही तो देता है। ओके, इसी तरीके से साइंस के भी ऊपर बताया कि अगर आप एक्सट्रीमली साइंटिफिक हो जाओगे तो आप एक पीसफुल लाइफ नहीं जी सकते, हर चीज़ में आप अपना रीज़न लगाने लगोगे। गॉट इट? तो पीसफुल लाइफ सस्टेन करने के लिए आपको पोइट्री की ज़रूरत पड़ेगी। गॉट इट? पोइट्री को लास्ट में वो बोलते हैं इट इज़ अ ब्रेथ एंड फाइनेस्ट स्पिरिट ऑफ नॉलेज। गॉट इट? तो इस तरीके से पोइट्री के बारे में बताया है। और आप देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तरीके से मैथ्यू अर्नोल्ड जो है वो एक मॉरल क्रिटिक है। तो मॉरल क्रिटिक वो इसीलिए है क्योंकि चाहे उन्होंने वो पोइट्री पे व्यूज़ दिए हो, चाहे उन्होंने बताया हो कि क्रिटिसिज्म का क्या पर्पस होता है, और चाहे उन्होंने ये बताया हो कि आइडियल क्रिटिक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप हर जगह मोरालिटी को देखोगे। यानी वो बस ज्ञान ज़्यादा देते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बताते हैं लोगों को। तो वो इस तरीके से फेमस है कि मॉरल एज अ मॉरलिस्ट कभी कभी उनके ऊपर लिखने को आ जाता है। तो यही सब आप लिखोगे। ठीक है, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर कि अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड व्हाट इज अ गुड पोएम। ओके, और एक
फ्लॉलेस पोएम कैसी होती है, अब हम वो कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ गुड पोएम अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो हम कवर करेंगे वो है स्टिकिंग टू मॉरल्स। वही बात आ गई, मैं आपको भी बता रही थी कि सबसे पहला उन्होंने बोला कि एसेंशियली एक पोइट को मोरलिस्ट होना चाहिए। गॉट इट? पोइट्री ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट मॉरल ideas is a poetry of revolt against life. Make a note of this point what I have recently made. Okay, so कहने का मतलब ये है कि अगर आप पोइट्री कोई ऐसी लिख रहे हो जो मॉरल आइडियाज का विरोध कर रही है, मोरालिटी के अगेंस्ट में जा रहे हो आप, तो एक्चुअली आप मोरालिटी के अगेंस्ट में नहीं लिख रहे हो, आप लाइफ के अगेंस्ट में लिख रहे हो। और पोएम्स में जनरली लोग क्या दिखाते थे, लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आप मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहे हो तो एक्चुअली यू आर गोइंग अगेंस्ट लाइफ। ओके, सो ये हो गया कि स्टिकिंग टू मॉरल्स। एक और बात बताई कि पोइट्री टू इनडिफरेंस टू मॉरल आइडियाज इज एक्चुअली द पोइट्री टू इनडिफरेंस टू लाइफ। अगर आप वही बात की, अगर मॉरल आइडिया से इनडिफरेंट है, अलग थलग लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं उसमें अपनी मॉरलिटी के टच दे रहे हो, तो भी वो क्या है, लाइफ से इनडिफरेंट आप जा रहे हो। गॉट इट? तो दो बातें उन्होंने बताई। और यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला कि मैंने खुद अपने एक वर्क को, मेरा एक खुद का अपना एक राइटिंग थी, मैंने लिखा था वर्क, उसको मैंने रिमूव कर दिया अपने पोइट्री कलेक्शन से। उसका नाम है एम्पेडोकल्स ऑन एटना। गॉट इट? एम्पेडोकल्स ऑन एटना। क्यों हटा दिया उन्होंने अपने पोइट्री कलेक्शन से? क्योंकि उनको ये फील हुआ कि मेरा जो ये वर्क है ना, ये जो लोग जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पढ़ के वो डिप्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लोगों को होपलेस फील कराएगा। गॉट इट? और कोई भी ऐसी पोएम नहीं लिखी जानी चाहिए जिससे रीडर्स को होप और ऑप्टिमिज्म ना मिले, बल्कि एक निराशा ही मिले। गॉट इट? तो ही इज सेइंग दैट सच अ पोएम इज प्रूव टू बी नीदर इंस्ट्रक्टिव नॉर एनी डिलाइट। ना तो वो मज़ा देगी, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन देगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि एक पोइट को अपनी वही पोएम पब्लिश करनी चाहिए जिसके अंदर कोई क्या हो, मोरालिटी हो। तो अगर लिखने को आए हाउ ही इज मोरालिस्ट, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। गॉट इट? बात का आप हर पॉइंट पे उनका यही चीज़ देखोगे। देखना, सेकंड पॉइंट जो बताते हैं वो कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, वो बताते हैं हाई ट्रुथ एंड सीरियसनेस। इस पॉइंट पे उन्होंने सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करी कि जो पोइट्री का जो मैटर और मैनर होता है वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैटर एंड मैनर ऑफ पोइट्री शुड बी गुड, यानी कि आपकी पोइट्री में ट्रुथ पाया जाना चाहिए, जो वाकई सच है वो दिखाइए। गॉट इट? वही बात आ गई इंस्पिरेशन वाली। ओके, दूसरी चीज सीरियसनेस, मतलब इमेच्योर थीम्स को मत सेलेक्ट करिए। गॉट इट? सीरियस चीज को लिखिए, सीरियस चीज पर बात करिए। गॉट इट? तो थीम्स के बारे में बोला, सब्जेक्ट मैटर के बारे में बोला कि हाई ट्रुथ और मैच्योर आपका थीम होनी चाहिए। और इसी कंसीडरेशन में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करे। उन्होंने बोला कि जो होमर है, होमर इज द बेस्ट मॉडल ऑफ सिंपल ग्रैंड स्टाइल डिक्शन and Milton is the model of severe grand style diction, while Dante exemplifies both simple and severe। कहने का मतलब है कि अगर हम इनकी बात करें, इनके स्टाइल की, मैटर मैनर की, तो हम देखते हैं कि होमर के जो स्टाइल था वो सिंपल था, जबकि सिंपल ग्रैंड स्टाइल सिंपल था उनका। मिल्टन का कैसा था, सीवियर ग्रैंड स्टाइल था। और दांते के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती थी। ओके, तीसरी बात करते हैं क्लासिकल वैल्यूज़ की। ओके, इस चीज़ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। उन्होंने बोला कि जो जिस एज में हम लोग जी रहे हैं, इट सफ़र्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वीकनेस। ओके, फाइन, लोगों को जो है अपने ही इंटरेस्ट दिखता है। ओके, साइंटिफिक मटीरियलिज्म और इस तरीके से लोग डूब चुके हैं उसमें। ओके, सो देयरफॉर नाउ पोइट्रीज कैन नॉट प्रोवाइड नोबल कैरेक्टर्स, ओके, सच दैट विच वर फाउंड इन ग्रीक। जिस तरीके से ग्रीक में पाए गए थे कैरेक्टर्स, वो अब कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं वर्क्स में। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि वी आर जस्ट इन साइंटिफिक मटीरियलिज्म, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। ओके, इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो मॉडर्न राइटर्स को मोटिवेट करते हैं, अर्ज करते हैं उनसे, विक्टोरियन राइटर्स और मॉडर्न राइटर्स के कि टू लुक देयर एंशियंट्स, अपने एंशियंट्स को देखो कि किस तरीके से वो थीम सेलेक्ट करते थे और किस तरीके से वो लोगों को गाइड और इंस्पायर करते थे। ओके, सो इन थर्ड पॉइंट बेसिकली ही टोल्ड अबाउट टू कॉपी फ्रॉम एंशियंट्स।
इन क्लासिकल वैल्यूज। उनके हिसाब से जितने भी क्लासिक वर्क गुजरे उसको पढ़िए, ओके। जितने भी क्लासिकल लिटरेचर है उसमें एक प्रोफंडिटी पाई जाती है, गहराई पाई जाती है, सिंप्लिसिटी पाई जाती है, जबकि जो हमारी जो मॉडर्न थीम्स है दे आर सफरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वीकनेस, देयरफॉर दे आर नॉट सुटेबल टू ग्रैंड पोएट्री। इसको ग्रैंड पोएट्री नहीं बोला जाएगा बिकॉज वो एक चीज को लैक कर रही है, ओके, स्पिरिचुअलिटी को लैक कर रही है, ओके। So, in modern age, if a writer doesn't imitate from ancients, he is going to write a comic and light kind of poetry. Okay, it will never provide the loftiness. ये loftiness कभी provide नहीं करेगा. What is the meaning of loftiness? गुड आइडियाज, यानी कि इससे जो है इसको पढ़ के रीडर्स को कभी गुड आइडियाज कभी नहीं मिलेंगे, हेरोइक आइडियाज कभी नहीं मिलेंगे, गॉट इट। तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं, ओके, कि नाउ मॉडर्न्स शुड गेट इंस्पिरेटेड फ्रॉम एंशियंट्स एंड उन्हीं की थीम्स को सेलेक्ट करके लिखिए, ओके। अब आगे वो इस बात को कहते हैं कि मैंने तो बोल दिया कि आप नोट करिए, इमिटेट करिए, लेकिन हो सकता है कि मॉडर्न राइटर कंप्लेन करे कि अगर हम उनको कॉपी करेंगे, अब हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, तो किस तरीके से वही कस्टम्स, वही कल्चर्स किस तरीके से फॉलो करेंगे यार, वो तो पुरानी बात थी ना। तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ट बोलते हैं कि भाई मैं बात कर रहा हूँ इनवर्ड चीज़ों की, इनवर्ड क्लासिकल वैल्यूज की, एक्सटर्नल क्लासिकल वैल्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गॉट इट। इनवर्ड मैन जो है उस वक्त के प्लेस में, उस वक्त के उस पोइट्री में, वो क्या है, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मोरल वैल्यूज अब बदल थोड़ी ना जाती है कोई एक तरीके से। सच तब भी जितनी ताकत रखता था वो आज भी उतनी ही ताकत रखता है। जो फ्लॉज की वजह से कुछ हीरोज का डाउनफॉल होता था वो आज भी हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक्सटर्नली मत देखिए कि वही कस्टम्स आपको लेना है, वही थीम सेलेक्ट करनी है। आपका जो एक नजरिया होना चाहिए कि इनवर्ड मैन को देखने का उस प्लेस में, वो बदलिए आप, ठीक है। तो इंटरनली जुड़िए उससे, एक्सटर्नली नहीं, ओके फाइन। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिकल वैल्यूज पे काफी लंबा बात किया। लास्ट पॉइंट उन्होंने रखा इमिटेशन। अभी बोल ही चुके हैं क्लासिकल वैल्यूज में ही, तो अलग से इन्होंने इस पॉइंट को भी हाईलाइट किया है फिर से। इमिटेशन को कहते हैं कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हो आपकी पहचान उसी से होती है। उसी वजह से कहा जा रहा है कि पोइट्री को इमिटेट करना स्टार्ट करिए। आपकी पोइट्री असर होगा अगर आप पढ़ोगे अच्छे लोगों को, अच्छे राइटर्स को, ग्रीक राइटर्स को, एंशियंट्स को, तो आपके जो पोइट्री है वो वाकई एलिवेट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इमिटेशन पे बात करी है। बात करते हैं कि क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिक बाय मैथ्यू अर्नोल्ट। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम, सो लेट्स डिस्कस दिस। द वेरी फर्स्ट क्वालिटी इज डिसइंटरेस्टेडनेस. An ideal critic must be disinterested. What is the meaning of disinterested? There are two words exist. First is interested and second one is uninterested. Okay, and third is disinterested. So the opposite of interested is uninterested, but disinterested is something else. Disinterested means being fair. मतलब क्रिटिक को फेयर होना चाहिए, अनबाइज्ड होना चाहिए, अपने मन की फीलिंग्स के साथ किसी वर्क को एनालाइज नहीं करना चाहिए। और इसी बेसिस पे उन्होंने 3 तरीके के एस्टिमेशन बताए, एक हिस्टोरिकल एस्टिमेशन, पर्सनल एस्टिमेशन एंड रियल एस्टिमेशन। उनके हिसाब से, अर्नोल्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि कुछ क्रिटिक्स का मानना ये है कि बस जो पुराने जो टेक्स्ट हैं, जो वर्क्स हैं, वही बेहतर है, गॉट इट। तो उनका क्या एस्टिमेशन है, हिस्टोरिकल एस्टिमेशन, मतलब कि वो सिर्फ उन्हीं को वैल्यू करते हैं जो कि पुराने टेक्स्ट हैं, ओके फाइन। पर्सनल एस्टिमेट क्या होता है? पर्सनल एस्टिमेशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को एनालाइज करने में अपना टेस्ट मत इन्वॉल्व करो, गॉट इट। कि अगर उसकी थीम्स आपको पसंद नहीं आ रही है, भले ही वो बहुत अच्छी पोएम हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, गॉट इट। तो अपने पर्सनल एस्टिमेशन के बेसिस पे आप किसी को जज मत करिए। तो फिर किस तरीके से जज करिए? रियल एस्टिमेशन, यानी इन दोनों से दूर रहकर, इन दोनों एस्टिमेशन से दूर रहकर रियल एस्टिमेशन को अपनाइए। और रियल एस्टिमेशन के बेसिस पे ही किसी किसी वर्क को क्रिटिक करना चाहिए। क्रिटिक मतलब आलोचना, CRITIQUE, गॉट इट। दिस इज अ वर्ब एंड क्रिटिक मतलब आलोचक, जो आलोचना करता है, ओके। तो कहने का मतलब उनका बस यही है, बॉटम लाइन यही कहना चाह रहे हैं वो, कि अगर आप भाई हिस्टोरिक एस्टिमेशन के जरिए जाओगे तो आप क्या करोगे, किसी भी टेक्स्ट की शॉर्टकमिंग्स नहीं
पकड़ पाओगे। अगर आपको एनालाइज करने को दे दिया गया शेक्सपियर का वर्क, तो आपका माइंडसेट यही होगा कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है इस वर्क की, हिस्टोरिक क्लासिक से, ये क्लासिकल वर्क है तो अच्छा ही होगा, आपका एक माइंडसेट होगा वो, ठीक है, तो आप उसको अच्छा ही बोलोगे। तो फिर आप उसको गॉड लाइक एस्टिमेशन तक पहुंचा दोगे कि भाई बहुत ही अच्छा है, कोई फ्लॉ ही नहीं है इसमें, जबकि उसके अंदर फ्लॉ कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर आप बेसिकली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे उसको एनालाइज करोगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड फ्लॉज इन दैट वर्क। ओके, सो गो विद द रियल एस्टिमेशन। तो वो अपने क्रिटिक्स से बोलते हैं कि आपको कैसे क्रिटिक करना चाहिए, रियल एस्टिमेशन के बेसिस पे क्रिटिक करना चाहिए। और इट मेक अ नोट ऑफ दीज 2 points which will help you in writing exam. He says that historic estimate raises poetry to its high pedestal and therefore hinders one from noticing its weaknesses. जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप हिस्टोरिकल एस्टिमेशन के जरिए किसी पोइट्री को देखोगे तो वो सिर्फ पोइट्री को रेस करेगा, केवल ऊपर की ओर उठाएगा, कभी भी उसकी वीकनेसेस को नहीं बता पाएगा, हिंडर करेगा, आपको रोकेगा उसको वीकनेसेस से फाइंड करने में। गॉट इट। एक और चीज आप नोट कर लीजिएगा, मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, द स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पोइट्री एंड इट्स डेवलपमेंट ऑफन लीड्स टू क्रिटिक्स स्किपिंग ओवर द शॉर्टकमिंग्स। तो दोनों का मतलब यही है कि जनरली अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे जाओगे तो आप स्किप कर दोगे उन शॉर्टकमिंग्स को। ये आपके लिखने के पॉइंट्स हैं, आप मेनली यही लिखिएगा। बहुत पूछा जाता है व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, तो उन्होंने यही बताया। हिस्टोरिकल एस्टिमेशन वाला भी कभी कभी नाम से आ जाता है, राइट अबाउट हिस्टोरिकल एस्टिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल एस्टिमेशन अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड। गॉट इट। So make a note of this one last point which I'm giving you on this estimation. He says that it is the historical estimation that leads to the creation of classics and raises to poetry nearly god-like standard. Okay, मतलब आप हिस्टोरिकल एस्टिमेशन यही होता है लोगों का जो किसी क्लासिक वर्क को गॉड लाइक स्टैंडर्ड दे देता है और उसके फ्लॉस नहीं देख पाता। सेकेंड क्वालिटी जो होनी चाहिए किसी क्रिटिक के अंदर, नॉलेज होनी चाहिए, उसको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज के ज़रिए उन्होंने बताना ये चाहा है कुल मिला के कि एक क्रिटिक को कंपैरिजन आना चाहिए। अब कंपैरिजन का मतलब है कि आप एक वर्क को दूसरे वर्क से कंपेयर करना सीखो, और कंपेयर तो तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी। करेक्ट। तो चाहे कंपैरिजन हेडिंग करके आप इसको लिखो, चाहे नॉलेज, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्रिटिक को वो चीज़ पता होना चाहिए जो अब तक दुनिया में जाना गया है और सोचा गया है। ये देखिए बहुत अच्छी लाइन दी है इन्होंने, अ क्रिटिक मस्ट नो ऑफ व्हाट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। मतलब कि अभी तक जितना जाना गया है कुल मिला के आपको उसकी नॉलेज होना चाहिए। तो इस लाइन के जरिए वो कहना ये चाह रहे हैं कि जितने प्रीवियस टेक्स्ट हैं, जितने एंशिएंट टेक्स्ट हैं, आप उसको पढ़िए। गॉट इट। व्हाई? बिकॉज हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। गॉट इट। और कहने का मतलब है कि जो हमारा जो प्रेजेंट है वो पास, हमारा जो प्रेजेंट है उसकी जो फाउंडेशन है वो एक्चुअली पास से ही है। हमारा जो प्रेजेंट है वो पास से ही तो बना है। गॉट इट। पास्ट के बाद ही तो प्रेजेंट आया है। तो कुल मिला के प्रेजेंट और पास्ट दोनों की जानकारी क्रिटिक को होनी चाहिए। ओके, यानी कि एंशिएंट लिटरेचर भी ग्रीक रोमन के बारे में पढ़ना चाहिए उसको, और साथ साथ कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब आपके समय में जो राइटर्स आपके पैरेलल हैं उनके बारे में भी आप पढ़िए, और दूसरे प्रीवियस जो आपके एंशिएंट्स हैं उनके बारे में पढ़िए। सेकेंड पॉइंट बताया उन्होंने कि कन्फाइन मत करिए एक क्रिटिक को, अपने को कन्फाइन नहीं करना चाहिए, केवल अपने कंट्री का ही लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि फॉरेन लिटरेचर को भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप जब फॉरेन लिटरेचर पढ़ोगे और किसी पर्टिकुलर वर्क को एनालाइज करोगे तो आपको एक उसके अंदर चीज़ समझ में आएगी कि वाकई कुछ एक्सेलेंस है उसके अंदर या कुछ फ्लॉज हैं। तो फ्लॉज और एक्सेलेंस अगर आपको चेक करना है किसी वर्क की तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज के लिए आपको फॉरेन लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर, ग्रीक, तो सभी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर कि एक आइडियल क्रिटिक को
टचस्टोन मेथड का यूज़ करना चाहिए। अब ये टचस्टोन मेथड क्या है ये अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि टचस्टोन मेथड को अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन टचस्टोन मेथड ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। तो सबसे पहले हम यहीं से रखेंगे कि टचस्टोन मेथड जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड का सेलिब्रेटेड एक मेथड है क्रिटिसिज्म का। ठीक है, क्या बताया उन्होंने? टच स्टोन, स्टोन को टच करो। स्टोन का मतलब यहाँ पर एक तरीके से है पैसेज या लाइन से। अब आप बोलोगे पैसेज लाइन से कैसे मतलब हुआ? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जितने भी ग्रेट वर्क्स गुजरे हैं, जितने भी ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, ग्रेट राइटर्स हैं, उनके कुछ स्पेशल पैसेज होते हैं, ठीक है, जो हमको सब्लिमिटी तक उठाते हैं, जो हमारे माइंड को लॉफ्टीनेस देते हैं, ठीक है, हमको बहुत प्लेजर देते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे पैसेजेस पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर वर्क में जो स्टोन का कार्य करते हैं, जो स्टोन का वर्क करते हैं। उस स्टोन को आप टच करिए, ठीक है, ओके, और उससे आप कंपेयर करिए एक वर्क को, जो वर्क आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, जिसको आप क्रिटिक करना चाह रहे हैं, और देखिए कि जो मज़ा आपको उस ग्रेट वर्क को पढ़ने में आया, क्या इस वर्क को पढ़ने में आपको वही मज़ा आ रहा है? तो यानी आप एक पैसेज को दिमाग में रखिए कि उस पैसेज ने जितना मज़ा हमें दिया, क्या यहाँ पे मेरे को उतना मज़ा मिल पा रहा है? तो ये हो गया आपका टचस्टोन मेथड। गॉट इट? एक और तरीके से हम आपको समझा सकते हैं इस बात को। इफ़ यू आर अ ड्राइंग टीचर एंड यू हैव लॉट्स ऑफ ड्राइंग शीट्स, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइनलाइज अ स्टूडेंट की जिसको आपको फर्स्ट प्राइज देना है, तो आप क्या करोगे? आपको जो सबसे अच्छा लगेगा आप उसको आंख में भर लोगे, यानी कि आप उसको अलग कर दोगे। आप सोचोगे उससे ही आप कंपेयर करोगे कि यार इससे अच्छा नहीं है, तो इसी को ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। गॉट इट? तो क्या होता है कि हमारा एक माइंडसेट हो जाता है कि यही सबसे अच्छा है, अब इसी से ही कंपेयर करेंगे, इससे कोई बढ़िया मिला तो उसको उसी कैटेगरी का कह सकते हैं, अदरवाइज सब उससे नीचे ही होंगे। तो यही कहने का मतलब है मैथ्यू अर्नोल्ड का कि सिंगल लाइन भी काम कर सकती है, सिंगल कोटेशन भी काम कर सकता है, किसका? महान वर्क, ग्रेट वर्क्स का। तो उसकी सिंगल लाइन या उसका सिलेक्टेड कोटेशन आप लेके आइए, वो आपका पर्पस पूरा करेगा, ठीक है। अगर वो लाइन और पैसेज का मज़ा आपको किसी ऐसे वर्क में मिल रहा है जिसको आप क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो, तो आप समझ जाओ कि वो वर्क भी उतना ही अच्छा है। तो ये है आपका टचस्टोन मेथड जो कि इन्होंने दिया। अलग से भी आएगा तो आप इसी को बड़ा करके आप लिख सकते हो विद एन एग्जाम्पल, ओके। ही फर्दर एडेड सम पॉइंट्स हियर कि टचस्टोन की तरह किन लोगों के पैसेज को आप टचस्टोन की तरह यूज करोगे। तो ही मेनली फोकस्ड ऑन 4 पीपल: होमर, दांते, शेक्सपियर, मिल्टन। सो दीज वर द 4 गाइज जिनको मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला कि इन्हीं के आप पैसेज को उठाइए और देखिए, क्योंकि इनके जो वर्क हैं, इन्होंने लोगों को, रीडर्स को इतना प्लेजर और सब्लिमिटी और लॉफ्टीनेस दिया है कि आप इससे कंपेयर कर सकते हैं दूसरे वर्क्स को, ठीक है, ओके। नाउ द वेरी लास्ट वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी टाइम्स. Importance of criticism by Matthew Arnold. Arnold told the importance of criticism by making this point. He said कि criticism का जो purpose होता है, I'll help you out to understand this particular note because it feels very complex when we read on our own. Okay, so criticism का purpose mainly है to know the best what is known and thought in the world. Means वो जानना जो अब तक वर्ल्ड में जाना गया हो या सोचा गया हो, उनमें से बेस्ट का पता लगाना, ये होता है क्रिटिसिज्म का मकसद। गॉट इट? एंड इसके बदले जब आप पता लगा लोगे कि यह बेस्ट है, तो इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन फ्रेश और ट्रू आइडियाज। गॉट इट? सो दिस इज द पर्टिकुलर कमेंट मेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। इन्होंने बताया इस तरीके से कि क्रिटिसिज्म की कितनी इंपॉर्टेंस है। गॉट इट? ओके, यानी कि क्रिटिसिज्म ही है जिसके जरिए हम बेस्ट वर्क्स को जानते हैं, और बेस्ट वर्क्स को जानने के बाद हम खुद उनसे एक फ्रेश आइडियाज और ट्रू आइडियाज को लेते हैं। गॉट इट? और सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि क्रिटिक इज द सोशल बेनिफैक्टर।
ठीक, ये बताया। अब ये तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, इतनी देर से मैं चर्चा कर रही हूँ। तो मॉरलिटी के लिए उन्होंने कई बार बोला है हर पॉइंट में, तो ऑब्वियसली क्रिटिक का काम वो यही बताएंगे कि सोशल बेनिफैक्टर। सो टू आर्नोल्ड, क्रिटिक इज द सोशल बेनिफैक्टर। ओके फाइन। तो सोशल बेनिफैक्टर है वो, सोसाइटी के लिए उसको बेनिफिट करना चाहिए अपने राइटिंग स्टाइल से या फिर अपने क्रिटिकल वर्क से। गॉट इट। सो फिलहाल आई एंड दिस session with this note and request you to subscribe. Please subscribe my channel. मैं इतने अच्छे अच्छे लेसन आपके लेके आ रही हूँ, अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।